हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग कोलिजन जो टॉपिक हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उस कोलिजन का हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ठीक है। और उसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूले भी लिख दिए हैं। एक तो आपने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था वन डायमेंशन में। इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में v1 और v2 आपने फाइंड आउट किया था। ये देखिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है। फिर आपका था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। उसमें आपने, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है कंबाइन होते हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन के बाद, कोलिजन के बाद जब वो मूव हुए थे उनकी वेलोसिटी को हमने v कहा था। ये हो गया m1 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू u1 स्क्वायर और डेल्टा के हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर। ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से इलास्टिक कोलिजन टू डायमेंशन में भी आपने देखा था। टू डायमेंशन में जो इलास्टिक कोलिजन था वो आपका हो गया, तीन इक्वेशंस थे। एक दो मोमेंटम के दो इक्वेशन थे, एक एक्स एक्सिस के लिए ऊपर में लिख रखा है, वाई एक्सिस के लिए बीच में लिख रखा है, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है। ठीक है। इन फार्मूलों को यूज करना है हमें और इन फार्मूले पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए। जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये कह रहा है a body of mass capital M at rest, a body of mass capital M at rest is stuck by a body of mass small m। ठीक है। prove that kinetic energy of mass m small m, kinetic energy of mass small m transferred to कैपिटल M, ठीक है, is 4 into small m कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर। ठीक है। इन फ्रैक्शन ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन। क्वेश्चन समझिएगा। पहले क्वेश्चन क्या है बच्चों के, एक कैपिटल एम मास का ऑब्जेक्ट है जो कि शुरुआत में रेस्ट पर है। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैपिटल एम मास का एक ऑब्जेक्ट है जो कि शुरुआत पे रेस्ट पर है। ठीक है। और एक दूसरा बॉडी स्मॉल एम मास का है, किसी स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो मान लेते हैं कि ये आपका स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये स्मॉल एम मास का एक ऑब्जेक्ट है और एक कैपिटल एम मास का ऑब्जेक्ट इस तरीके से। ठीक है। ये कैपिटल एम मास का ऑब्जेक्ट जो है ये स्टार्टिंग में रेस्ट पर है और स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट जो है वो कैपिटल एम मास के ऑब्जेक्ट की तरफ u स्पीड के साथ मूव कर रहा है। जाहिर सी बात है ये स्मॉल एम मास वाला ऑब्जेक्ट जब कैपिटल एम मास वाले ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगा तभी ये दोनों कोलाइड करेंगे, वरना कोलाइड नहीं करेंगे। ये रेस्ट पर है। अब कोलाइड करने के बाद क्या होगा बच्चों, जब ये कोलाइड करेगा तो ये ऑब्जेक्ट भी मूव करना शुरू कर जाएगा ना। जब ये मूव करना शुरू करेगा इसका मतलब इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई। शुरुआत में तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, रेस्ट पर था। कोलिजन के बाद इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, यानी इसने कुछ काइनेटिक एनर्जी से प्रोवाइड किया है। कह रहा है कि अब इसकी वजह से इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी स्मॉल एम मास का जो ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल एम मास पे, उसके फ्रैक्शन हम कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। यानी इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ गई है डिवाइडेड बाय इसके पास जो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी थी, वो फ्रैक्शन आपको फाइंड करने को कह रहा है। और कह रहा है कि वो प्रूव करो कि ये इस रेशियो के बराबर है। कब? जब इलास्टिक कोलिजन हो। तो अब मुझे बताइए कि जब ये ऑब्जेक्ट u स्पीड के साथ, स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट u स्पीड के साथ मूव करेगा,
तो बिफोर कोलिजन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बिफोर कोलिजन क्या मुझे बच्चों, बिफोर कोलिजन इसकी जो काइनेटिक एनर्जी, इसको मैं के ई इनिशियल लिख रहा हूं, कितना होना चाहिए? हाफ इनटू इसका मास है स्मॉल m और इसकी स्पीड है u, तो u स्क्वायर, ये होनी चाहिए इसकी काइनेटिक एनर्जी। अब कोलिजन के बाद जब ये कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद ये ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव करेगा? v2 स्पीड के साथ। तो v2 आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जो v2 है वो क्या होना चाहिए? देखिए v2 का फॉर्मूला हमारे पास यहां पर है 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू m1 यानी पहला मास स्मॉल m डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू u1। u1 क्या है? पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड कोलिजन के पहले यानी कि u। क्लियर है? अच्छा, अगर v2 इतनी है बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी से कितनी होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी जो इसके पास आ रही है वो होगी हाफ इंटू कैपिटल M, ठीक है, इंटू v2 का स्क्वायर, यही होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका कैपिटल M। अच्छा, v2 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, स्मॉल m का स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल m स्क्वायर, ठीक है, अपॉन नीचे यहां पर 2 है इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे ना v2 का, इंटू u स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हम लोग क्या कह रहे हैं निकालने को? भैया आपको फ्रैक्शन निकालना है, कितने फ्रैक्शन में एनर्जी उसको ट्रांसफर हो रही है। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी इसे जितनी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है डिवाइडेड बाय इसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी थी, यही तो फ्रैक्शन होगा ना। ये हो जाएगा आपका 4 इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M का स्क्वायर इंटू u स्क्वायर। ये बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ mu स्क्वायर। देखिए u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, ये हाफ से ये नीचे वाला 2 कट जाएगा, और ये एक स्मॉल m से ये एक स्मॉल m कट जाएगा, तो इनका रेशियो कितना आ रहा है? 4 कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। ये फ्रैक्शनल काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसफर, यही आपको प्रूफ करना था, राइट। तो भाई शुरुआत में इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कोलिजन के बाद इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो जा रही है। मेरे पास अगर शुरुआत में 100 रुपीज हैं और अगर मैं किसी को 50 रुपीज दे दे रहा हूं, तो फ्रैक्शन ऑफ मनी ट्रांसफर, मैंने अपना आधा पैसा ट्रांसफर कर दिया है ना, तो 50 अपॉन 100 यानी 1/2। उसी तरीके से इसके पास शुरुआत में इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, कोलिजन के बाद इसे कुछ वेलोसिटी मिली, इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन उसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी, क्योंकि इस फॉर्मूले से पता चलता है, लेकिन हमें वो जानना ही नहीं। हमें तो जानना है कि इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, उसके लिए हमने इसकी वेलोसिटी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया और फिर ये रेशियो निकाल लिया। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन नोट करिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप टू ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 2 मीटर। अ बॉल इज ड्रॉप्ड A ball is dropped to ground from height of 2 मीटर। एक बॉल है जिसे 2 मीटर की हाइट से हमने ड्रॉप किया है। क्या है? द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, the coefficient of restitution is 0.6। ठीक है, कह रहा है टू व्हाट हाइट विल द बॉल रीबाउंड, टू व्हाट हाइट विल द बॉल
रीबाउंड। ठीक है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला था बच्चों उसको मैं ऊपर लिख रहा हूं, E इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ U1 माइनस U2, या V2 माइनस V1 लिख लीजिए, V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1। ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला था। अब मॉड में है तो V1 माइनस V2 लिखे, V2 माइनस V1 एक ही बात। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बॉल इज ड्रॉप्ड टू ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 2 मीटर, यानी इस तरीके से ये ग्राउंड है मान लीजिए, ठीक है, और 2 मीटर के हाइट से यहां पर कहीं जो है वो बॉल है इस तरीके से, ये 2 मीटर हाइट है, h1 को हम कह दे रहे हैं 2 मीटर, 2 मीटर के हाइट से बॉल को ड्रॉप किया गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो भी बॉल है उसका इनिशियल हाइट h1 है 2 मीटर, राइट, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी u1 वो है 0। क्लियर है, एक बॉल को हम यहां से ड्रॉप कर रहे हैं तो h1 हाइट है 2 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, ठीक है, और फिर ये आकर और ये जो ग्राउंड है इसका कोलाइड करता है किसी ना किसी स्पीड से, किसी न किसी काइनेटिक एनर्जी से, करने के बाद ये बॉल जो वापस आपका जंप करेगा, थोड़ा सा शिफ्टेड पोजीशन में दिखा रहा हूं, जंप करके मान लीजिए इस हाइट तक ये बॉल पहुंचता है, तो इस हाइट को हम लोग h2 कहेंगे, ये हमें हाइट h2 निकालने को बोल रहा है, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है कि दो सिनेरियोस बनते हैं, एक जब आपने बॉल को ड्रॉप किया कोलिजन के पहले का पूरा सिस्टम, एक कोलाइड करने के बाद जब ये ऊपर जा रहा है कोलिजन के बाद का सिस्टम, ठीक है। तो इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी, शुरुआत में सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, यानी mgh, ठीक है। अब चूंकि हाइट h1 है इसलिए मैं इसको mgh1 कह रहा हूं, क्लियर है, और शुरुआत में वेलोसिटी इसकी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। जब ये जाकर स्ट्राइक करेगा तो किसी ना किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, मान लीजिए वो वेलोसिटी v1, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv1 स्क्वायर होना चाहिए। ध्यान समझिएगा इस बात को, हमने बॉल को ड्रॉप किया है तो बॉल को जब हम ड्रॉप कर रहे हैं तो यहां पर बॉल की सारी एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है mgh1, क्योंकि इस 2 मीटर को मैं कह रहा हूं हाइट h1। जब ये ड्रॉप करेगी ये बॉल, देन इट विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी खर्च होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब ये ग्राउंड को जाकर जस्ट स्ट्राइक करेगा उस टाइम पर, उस वक्त हाइट 0 यानी पोटेंशियल एनर्जी 0, और काइनेटिक एनर्जी अगर v1 स्पीड से स्ट्राइक करे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितनी एनर्जी इस मैक्सिमम हाइट पर थी उतनी ही एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ग्राउंड पर स्ट्राइक करते वक्त होनी चाहिए, यानी कि ये हो गया mgh1 इज इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या हो रहा है, ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने पर कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी खर्च हुई होगी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी के फॉर्म में। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर किसी ना किसी वेलोसिटी से ये ऊपर की तरफ राइज करेगा। मान लीजिए कि जब ये ऊपर की तरफ राइज कर रहा है तो v1 वेलोसिटी से स्ट्राइक करे तो v1 वेलोसिटी से ऊपर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि v1 वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी जो है उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, थोड़ी एनर्जी लॉस हो जाएगी। इसलिए मान लीजिए v2 स्पीड से मूव कर रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बाउंस करने के बाद वो होगी हाफ mv2 स्क्वायर। और अगर ये h2 हाइट तक पहुंच रहा है तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh2, राइट बच्चों। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोलिजन के बाद mgh2 जो है वो हाफ mv2 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहते हूं। आप समझ रहे हैं, ये मैंने इक्वेशन बनाया है कोलिजन के ठीक पहले तक का, ये मैंने इक्वेशन बनाया है कोलिजन के ठीक बाद का। तो अगर मैं इनका रेशियो ले लूं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, mgh2 अपॉन mgh1, ठीक है। इन दोनों का रेशियो ले इज इक्वल्स टू हाफ mv2 स्क्वायर अपॉन हाफ mv1 स्क्वायर। हाफ और m कट जाएगा
यहां से mg कट जाएगा, यानी h2 अपॉन h1 जो है बच्चों वो आ रहा है v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब समझिए इस बात को कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ये होता है v2 माइनस v1 का मॉड, ठीक है, डिवाइडेड बाय u2 माइनस u1 का मॉड। v2 माइनस v1 क्या है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है कोलिजन के बाद। तो कोलिजन के बाद इसकी शुरुआती वेलोसिटी क्या थी v2, और एट द एंड वेलोसिटी क्या हो गई v1, यानी फाइनल वेलोसिटी सॉरी एट द एंड वेलोसिटी हो गई 0। कोलिजन के बाद ये v2 स्पीड से मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन मैक्सिमम हाइट पहुंचकर रेस्ट पर आ जा रहा है। तो यानी कि ये है फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, राइट। देखिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। कोलिजन के बाद ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये कोलिजन के पहले फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। अब बताइए कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के रेस्ट पर आ जा रहा है 0, माइनस कोलिजन के बाद इनिशियल वेलोसिटी v2, तो 0 माइनस v2 का मॉड डिवाइडेड बाय कोलिजन के पहले फाइनल वेलोसिटी क्या है v1, और कोलिजन के पहले इनिशियल वेलोसिटी ये 0 से स्टार्ट हुआ है। तो E क्या हो जाएगा, मॉड माइनस v2 की जगह क्या आ जाएगा v2, और ये v1 आ जाएगा v2 अपॉन v1, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0.6, राइट। तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं E स्क्वायर, ये हो जाएगा v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 0.36, राइट बच्चों। यही तो हमें चाहिए था ना, v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर की जगह क्या हम 0.36 लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो हमें मिलेगा h2 अपॉन h1 इज इक्वल्स टू 0.36। तो h2 क्या आ जाएगा 0.36 इंटू h1, और h1 हमें दिया हुआ है 2 मीटर, यानी कि इंटू 2 करें तो होगा 0.72 मीटर। ये हो गया h2, यानी कि रिबाउंड करने के बाद बॉल जो है वो 0.72 मीटर हाइट तक पहुंचता है। क्लियर है, इस सवाल को आप समझ रहे हैं भाई। शुरुआत में हमने कोलिजन के पहले क्यों लिखा इक्वेशन, ताकि हमें कोलिजन के पहले की रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाए। फिर बाद में कोलिजन के बाद का इक्वेशन क्यों लिखा, ताकि कोलिजन के बाद की रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाए। वही तो उनका रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। कोलिजन के पहले भाई शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 थी, हाइट h1 थी, यानी पूरी एनर्जी mgh1 है। जब ये जाकर v1 स्पीड से स्ट्राइक करता है, वहां पर सारी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर, दोनों को इक्वल लिख दिया। फिर स्ट्राइक करने के बाद जहां कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात आ रही है, नहीं कुछ ना कुछ एनर्जी जो इसकी खर्च हो रही होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ खर्च हो गई, यानी काइनेटिक एनर्जी जितने काइनेटिक एनर्जी से स्ट्राइक कर रहा था, अब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। काइनेटिक एनर्जी कम होने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो गई है, तो इसलिए किसी दूसरे वेलोसिटी से उठेगा ऊपर, मान लीजिए v2 वेलोसिटी, तो हाफ mv2 स्क्वायर, ठीक है। जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा h2, वहां पर सारी एनर्जी फिर से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगी। कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया ये, और दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लिया, h2/h1 आ गया v2/v1 का स्क्वायर। फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मैंने आपको बताया कि ये आ गया, ठीक है, निकल गया, पुट किया हमने, सॉल्व कर लिया। चलिए बच्चों इसको समझकर सॉल्व करिए। एक सवाल ऐसा और करते हैं हम लोग, इसको पहले नोट करिए। चलिए बच्चों एक आसान सवाल दे रहा हूं, ये आप लोग ट्राई करिए पहले खुद से, वीडियो पॉज करके देखिए, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट ऑफ, अ बॉल इज ड्रॉप्ड vertically from a height of 3.6 मीटर। फिर कह रहा है इट रीबाउंड्स बैक टू अ हाइट ऑफ 1.6 मीटर, ठीक है। कह रहा फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी
ई फाइंड करने को बोला, फाइंड ई ऑफ मटेरियल ऑफ बॉल। ठीक है, सवाल समझिएगा इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है जिसे हम ड्रॉप कर रहे हैं 3.6 मीटर हाइट से। कहां पर ड्रॉप कर रहे हैं? एक फ्लोर के ऊपर ड्रॉप कर रहे हैं, मान लीजिए एक फ्लोर, ठीक है। और एक बॉल है हमारा यहां पर, ये हाइट हमारा कितना है? 3.6 मीटर। इस हाइट को h1 कह देते हैं। h1 हाइट यानी 3.6 मीटर हाइट से हमने बॉल को ड्रॉप किया है। बॉल जाकर इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद इट विल रीबाउंड बैक। क्वेश्चन कह रहा है कि रीबाउंड करने के बाद जो बॉल है इट इज राइजिंग टू अ हाइट ऑफ, जो h2 आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 1.6 मीटर। आपसे कह रहा है भैया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करने को। पिछले सवाल में हमने एक फॉर्मूला फाइंड किया था, उस फॉर्मूले को आपको दिमाग में रखना है, उसी फॉर्मूले से सॉल्व कर ट्राई करें बच्चों। चलिए, आई होप आप लोगों ने ट्राई किया। याद करिए हमने पिछले पिछले क्वेश्चन में एक फॉर्मूला फाइंड किया था कि h2 by h1 is equals to v2 square by v1 square, ये फॉर्मूला था। और एक हमने फाइंड किया था कि E is equals to v2 square upon v1 square। ये हर केस के लिए वैलिड नहीं है, केवल जब आप बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, और फिर फॉल कर रहे हैं, दोबारा जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, ये वाला कंडीशन कर रहे हैं, उसके लिए ये दोनों इक्वेशंस आपके वैलिड हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों कंपेयर करें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? E is equals to v2 square upon v1 square is equals to h2 by h1। बताइए, सॉरी इट वाज नॉट v2 स्क्वायर, इट वाज v2 अपॉन v1 माइनस टेन, ठीक है, v2 अपॉन v1। तो अब देखिए v2 अपॉन v1 e के बराबर है, राइट। और मुझे बताइए कि अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? e स्क्वायर के बराबर है ना। लेकिन हमें तो e चाहिए, क्या इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू रूट h2 अपॉन h1। आप बोलेंगे कैसे? देखिए e आपका है, e जो है आपका, इसको छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए। e जो है बच्चों हमारा, e हमारा है v2 अपॉन v1। अगर इस साइड में रूट ले लूं तो इस साइड भी रूट लेना होगा। अच्छा, इस साइड रूट लेने पर क्या आएगा? v2 का स्क्वायर हो जाएगा v2, v1 का स्क्वायर हो जाएगा v1, यानी ये हमारा v2 अपॉन v1 हो जाएगा ना। और v2 अपॉन v1 किसके बराबर? रूट h2 अपॉन h1। निकल कर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? e दिया हुआ क्या है? h2 और h1। तो e को एक जगह हम फॉर्मूला यूज करते हैं h2 अपॉन h1। h2 की वैल्यू कितनी है? h2 की वैल्यू है h2 की वैल्यू है 1.6 और h1 की वैल्यू है 3. इसका रूट, यानी ये हो जाएगा 1/2 का रूट, है ना। ये जब डेसिमल हटेगा और एक कट होगा तो 2 आएगा, 1/2 का रूट, यानी e हमारा कितना आ रहा है? 1/√2। ठीक है, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी आप जानते हैं कि वेलोसिटी का रेशियो है। समझ में आई बात बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल करते हैं फिर। अच्छा बच्चों, एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये 3.6 था, यहां पर 3.2 ले लिया। ऐसा करिए क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए, 3.2 कर लीजिए, ठीक है। या आप इसको 3.6 लेके भी कर सकते हैं। चलिए 3.6 ही ले लेते हैं, ये 3.6 है, तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं यहां पर। ऑलराइट, देखिए यहां पर जो मिटाने की जरूरत है वो है यहां से मिटा देता है। क्या करेंगे मिटा के? ये हमारा हो जाएगा रूट
H2 कितना है हमारा 1.6, H1 कितना है हमारा 3.6। डेसिमल हटा दीजिए। अब बताइए 16 रूट के अंदर है तो बाहर 4 आ जाएगा, 36 रूट के अंदर है बाहर 6 आ जाएगा, यानी ये आपका हो गया 2/3। यानी e की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, e की वैल्यू आ रही है 2/3 विच इज इक्वल्स टू 0.67। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए बच्चों इसको। चलिए बच्चों ये अगला सवाल नोट करिए। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन a body of mass 2 kg, a body of mass 2 kg collides with a body of mass m at rest and returns with speed one third of initial speed find small m। चलिए इस बात को समझिए बच्चों। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन है, तो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन अगर है तो हम लोग वन डायमेंशनल का डायग्राम बना देते हैं। ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। कह रहे हैं एक बॉडी जिसका मास 2 kg, ये 2 kg मास का बॉडी है, ये किसी ना किसी स्पीड से एक m मास के बॉडी की तरफ मूव कर रहा है। मान लीजिए इस स्पीड को हम u कहते हैं, क्वेश्चन में मेंशन तो है नहीं, u मान लेते हैं, ठीक है। तो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन यानी इलास्टिक कोलिजन हो रहा है वन डायमेंशन में, तो इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन में देखिए हमारा ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ये रेस्ट पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर दूसरा ऑब्जेक्ट भी मोशन में है तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इसके साथ कुछ और भी जुड़ जाता है हमारा, राइट, ठीक है। तो ये बिफोर कोलिजन का सीन है। फिर कह रहा है कि कोलाइड करने के बाद इन वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, जो कि मान लीजिए u स्पीड से मूव कर रहा है, ये कोलाइड कर रहा है विद बॉडी ऑफ मास स्मॉल m एट रेस्ट, ठीक है। कोलिजन के बाद क्या होता है कि कह रहा है कि जो 2 kg मास का बॉडी इट रिटर्न्स विद स्पीड 1/3 ऑफ इनिशियल स्पीड, रिटर्न कर रहे हैं कि अब वापस जा रहा है। शुरुआत में स्पीड कितनी थी u, और कह रहा है कि 1/3 यानी कि अब हो जाएगा 1/3, राइट। लेकिन अब रिटर्न कर रहा है, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव था तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि जो u1 है ये तो u के बराबर है, जो v1 है ये हमारा -1/3 u के बराबर है। और ये जो m मास का ऑब्जेक्ट है वो जाहिर सी बात है इधर मूव करेगा v2 स्पीड के साथ, ठीक है। हमसे कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो स्मॉल m मास फाइंड करके बताओ। तो देखिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि ये जो v1 हमारा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। v1 का फॉर्मूला क्या है बच्चों, v1 का फॉर्मूला देखिए यहां पर लिखा हुआ है m1 - m2 अपॉन m1 + m2 * u1, m1 - m2 अपॉन m1 + m2 * u1, राइट। अच्छा ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा m1 यानी कि 2 kg, m2 कितना है स्मॉल m के बराबर, डिवाइडेड बाय m1 + m2 यानी कि 2 + m इनटू u1 की जगह कितना लिखेंगे u, और ये किसके बराबर है v1 के बराबर है, यानी कि -1/3 u के बराबर है। ये u और ये u कैंसिल हो जाएगा बच्चों,
ये हमारा कितना आ रहा है, अगर 3 को मैं इधर भेजूं तो 3 into 2 minus m is equals to minus of 2 plus m। ये हो जाएगा 6 minus 3m is equals to minus 2 minus m। minus 3m इधर लाएंगे तो minus m के साथ ये plus 3m हो जाएगा, और माइनस इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस 6 के साथ प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 2m is equals to 6 plus 2 8, m हमारा आ जाएगा equals to 4 kg। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको नोट कर लीजिए। ये रिटर्न कर रहा है वापस, इसलिए नेगेटिव में लेंगे इसकी वेलोसिटी, याद रखिएगा इस बात को। और v2 क्या है, v2 से हमें कोई मतलब ही नहीं था, बिना v2 के सिर्फ v1 वाले फॉर्मूले से हमारा निकल कर आ गया, राइट। अगर v2 हमें यूज करने की जरूरत पड़ती है तो कुछ ना कुछ और कंडीशन हमें देता है, वो दिया हुआ नहीं था तो साफ हो जाता है, ठीक है इसी को यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों एक आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉल मूविंग विद स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, अ बॉल moving with speed 9 meter per second, ठीक है, strikes identical ball, strikes identical ball, identical ball का मतलब दोनों बॉल का मास सेम, identical ball such that after collision direction of each ball is 30 degree with original line of motion, ठीक है। कह रहा फाइंड स्पीड ऑफ 2 बॉल आफ्टर कोलिजन, फाइंड देयर स्पीड आफ्टर कोलिजन, ठीक है। इज कोलिजन इलास्टिक? चलिए इसको करते हैं बच्चों। क्या आप लोग खुद से ट्राई करना चाहेंगे इस सवाल को? एक बार जरा ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉल है जो कि 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है और दूसरे आइडेंटिकल बॉल को स्ट्राइक करता है। कुछ इस तरीके का डायग्राम आपका बनेगा। एक बॉल है, ठीक है, m मास का बॉल मान लीजिए, ये कितने स्पीड से मूव कर रहा है? 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यानी u1 आपका है 9 मीटर पर सेकेंड। दूसरा m2 बॉल है, ये रेस्ट पर, ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद क्या कह रहा है? स्ट्राइक करने के बाद दोनों 30 ओरिजिनल लाइन से 30 डिग्री एंगल बनाकर मूव करता है, यानी ये आपका हो गया, ये वाला मान लीजिए m मास v1 स्पीड से 30 डिग्री एंगल बनाकर, और ये दूसरा बॉल जो है इधर मूव कर रहा है v2 स्पीड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये इक्वेशन है बच्चों, इसको यूज करके जरा फाइंड करिए। पहले स्पीड फाइंड करिए। चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने इसको ट्राई किया, ठीक है। आसान सवाल है, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इसको जरा देखते हैं हम लोग। तो कोलिजन के पहले जो इसकी जो मोमेंटम सिस्टम था वो m1 u1 होता है x एक्सिस के अलॉन्ग, है ना। और कोलिजन के बाद हमने रिजॉल्व करके फॉर्मूला लिख रखा है। पहले इस इक्वेशन को लगाते हैं, m1 u1 मतलब m1 क्या है? m, और u1 क्या है? 9, तो 9m इज इक्वल्स टू, देखिए m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। m1 यानी कि m,
इंटू V1 इंटू cos θ1, θ1 कितना 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री प्लस M2 भी हमारा M है इंटू V2, ये भी 30 डिग्री एंगल बनाना है तो cos 30 डिग्री। बच्चों ये M और M कैंसिल हो जाएगा, यहां से देखिए क्या आएगा V1 प्लस V2 और cos 30 डिग्री कॉमन आएगा, राइट, और एक इसके बराबर आएगा 9 के बराबर आएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो V1 प्लस V2 जो हमारा है ये आ जाएगा इंटू √3/2 इज इक्वल्स टू 9। तो यहां से V1 प्लस V2 हमारा आ जाएगा 18/√3, यानी कि अगर ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6√3 आ जाएगा। ठीक है, V1 प्लस V2 कितना आ रहा है 6√3 मीटर पर सेकेंड। समझिएगा जरा। अब दूसरा इक्वेशन जो है इसको समझते हैं, m1u1 sin θ1, m1 यानी कि m, u1 9, सॉरी नहीं m1 v1 होगा, यहां पर गड़बड़ इक्वेशन लिख दिया, m1 v1 sin θ1 और m2 v2 sin θ1, तो m1 v1 sin θ1, m1 v1 यानी m हमारा m है इंटू v1 sin θ1 यानी sin 30 डिग्री माइनस m2 यानी कि m v2 sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। देखिए m और sin 30 तो कॉमन ले सकते हैं, तो m और sin 30 डिग्री अगर आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू 0। तो m sin 30 तो इधर आकर 0 हो जाएगा, यानी v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू 0। दैट मींस कि v1 और v2 दोनों बराबर है बच्चों। अब अगर v1 और v2 दोनों बराबर हैं तो इनको मान लो हम v के बराबर लिख देते हैं, तो v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू 6√3 जो है, इसमें v1 की जगह भी v लिख दीजिए और v2 की जगह भी v लिख दीजिए 6√3, यानी कि 2v हो जाएगा 6√3 के बराबर। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 इधर जाएगा तो 3√3 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि v1 जो स्पीड है वो हो जाएगा 3√3 मीटर पर सेकंड और v2 जो है ये भी हो जाएगा 3√3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, यहां तक ये पहला पार्ट आप समझ रहे हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है इज कोलिजन इलास्टिक, तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कोलिजन इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। ये पता चलता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी, कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी, ये सेम है या अलग अलग है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यानी कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी क्या, देखिए हाफ m1 u1 स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ m1 तो m है और u1 स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81, ये हो जाएगा 81/2m जूल। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, तो हो जाएगा हाफ m1 की जगह m इंटू v1 स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27 प्लस दूसरे वाले का हाफ m2 की जगह m और 3√3 का स्क्वायर फिर से हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 27 और 27 हो जाएगा 54/2m जूल। अब जाहिर सी बात है, देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है बच्चों वो ग्रेटर है फाइनल काइनेटिक एनर्जी से, इसलिए कोलिजन क्या है, कोलिजन इलास्टिक नहीं है, तो कोलिजन इज नॉट इलास्टिक, यानी कोलिजन क्या है, इन इलास्टिक। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट। चलिए इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए, समझ कर नोट करिएगा। बच्चों एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन मैं अपने एंड से ही बनाकर आपको दे रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है और इनिशियली एक 2 kg मास का ऑब्जेक्ट जो कि 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, वो जाकर स्ट्राइक करता है एक 3 kg मास के ऑब्जेक्ट को जो कि इनिशियली रेस्ट पर है। ठीक है, समझ रहे हैं सिचुएशन, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg
m1, ये 5 मीटर पर सेकेंड u1 स्पीड के साथ m2 मास के ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करता है जिसका मास 3 kg है और ये 3 kg वाला मास रेस्ट पर है। कोलिजन के बाद बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है लेट अस से 45 डिग्री एंगल से, ठीक है, ये m1 मास का ऑब्जेक्ट v1 स्पीड के साथ, और जो m2 मास का ऑब्जेक्ट है ये 60 डिग्री एंगल के साथ, ठीक है, 60 डिग्री एंगल के साथ v2 स्पीड से मूव करता है। v1 v2 जो है हमें फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड v1 एंड v2। तो जरा ये 2 डायमेंशन कोलिजन का इक्वेशन है, इसलिए ये हमारा 2 डायमेंशन कोलिजन का न्यूमेरिकल है, तो इसलिए हमारे ये इक्वेशंस लगेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग मोमेंटम का इक्वेशन लिखते हैं। मोमेंटम का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिखते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, बताइएगा। एक्स एक्सिस का इक्वेशन है m1 u1 is equals to m1 v1 cos theta 1 plus m2 v2 cos theta 2, ये इक्वेशन है, ठीक है। तो m1 u1 क्या है, m1 हमारा है 2 kg, u1 हमारा है 5, तो 2 into 5 हो जाएगा 10 is equals to m1 कितना है 2 kg, v1 कितना है, v1 ही लिखेंगे, cos theta 1 45 डिग्री, 45 डिग्री cos 45 कितना, तो 1 by root 2 into 1 by root 2 plus m2 v2, m2 कितना है 3 into v2 और cos theta 2 यानी cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 60 की वैल्यू होती है 1 by 2, यानी इक्वेशन हमारा क्या बन रहा है, देखिएगा इक्वेशन हमारा बन रहा है 10 is equals to, अगर मैं root 2 और 2 का एलसीएम ले लूं, ठीक है, या फिर चलिए ऐसा करते हैं, हाँ ठीक है, रूट 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको रूट 2 लिख दें और इसको 2 लिख दें, रैशनलाइज करने पर आ जाएगा ना, 1 बाय रूट 2 था, ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर रूट 2 और नीचे 2 आ गया। अब 2 और 2 का एलसीएम 2 हो गया बच्चों, ऊपर कितना आ जाएगा 2 रूट 2 v1 प्लस 3 v2, और अगर मैं इसको 10 को उधर भेज दूं तो मेरा हो जाएगा 2 रूट 2 v1 प्लस 3 v2 इज इक्वल्स टू 10 into 2 20, ये मेरा बन गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा होता है m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो m1 मेरा कितना है, m1 मेरा है 2 v1 sin थीटा 1, sin 45 क्या हो जाएगा 1 by root 2 माइनस m2 हमारा है 3 v2 sin थीटा 2, 60 डिग्री के लिए sin 60 कितना होता है रूट 3 by 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 से कट होकर ये रूट 2 बचेगा, यानी कि रूट 2 इंटू v1 माइनस 3 रूट 3 अपॉन 2 v2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, रूट 2 v1 इज इक्वल्स टू 3 रूट 3 अपॉन 2 v2, इसको अगर हम इधर लेकर आएंगे तो यहां से v1 हमारा कितना आ जाएगा, v1 आ जाएगा 3 रूट 2 और रूट 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 2 रूट 2 इंटू v2, रूट 2 से रूट 2 कट गया, यानी v1 हमारा कितना आ रहा है 3 अपॉन 2 v2, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इस इक्वेशन से v1 की वैल्यू अगर यहां पुट करें, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, 2 रूट 2 v1 प्लस 3 v2 इज इक्वल्स टू 20, राइट। तो v1 की जगह हम लिखते हैं 3 by 2 v2, तो अगर v1 की जगह लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 इंटू 3 by रूट 2 3 by 2 v2 प्लस 3 v2 इज इक्वल्स टू 20, ये 2 से 2 कट गया बच्चों, तो कितना हो जाएगा 3 रूट 2 v2 प्लस 3 v2 इज इक्वल्स टू 20, तो v2 अगर कॉमन ले लें तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3 रूट 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 20। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो v2 कितना मिल जाएगा, v2 मिल जाएगा 20 अपॉन 3 रूट 2 प्लस 3, राइट। और अगर आप
इसको कॉमन लेकर लिख सकते हैं v2 इज इक्वल टू 20 अपॉन, यहां से 3 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा √2 + 1। एक तो ये आंसर आ गया बच्चों हमारा। और v1 क्या हो जाएगा, v1 होता है 3/2 v2, और v2 की जगह हम लिख देते हैं 20/3 × √2 + 1। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, v1 हमारा आ गया, और 2 से ये कैंसिल होकर 10 हो जाएगा, v1 हमारा आ गया 10/√2 + 1। क्लियर है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, और हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो गया है। अब अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, और अगले लेक्चर में फिर नए चैप्टर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और पढ़ाई जरूर करिएगा। बाय।